यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो एमसीक्यू सीरीज जो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स की स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो आईबी के प्रीवियस ईयर के अंदर आए क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया था। तो 2021 तक जो पेपर में आईबी के क्वेश्चन है उनकी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, और जो 2022 में 3 पेपर हुए थे अपने, ठीक है, तो उन तीनों के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस के जो भी क्वेश्चन आए थे वो सब हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो वहां पे हम लोगों ने जो है वो टोटल मिला के 21 क्वेश्चन तो क्लासरूम के अंदर ही हमने कवर कर लिए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। और आज हम लोग जो है वो करेंगे हमारा बिजनेस फाइनेंस, जो हमारा यूनिट नंबर 4 है बिजनेस फाइनेंस का। तो ये जो अपना बुक है बिजनेस फाइनेंस का, तो ये अपना है यूनिट नंबर 4 जो अपने कॉमर्स के अंदर है, और मैनेजमेंट के अंदर भी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है बिजनेस फाइनेंस का। वहां पे भी आता है फाइनेंस के पार्ट जो है वो पूछा जाता है। तो उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जो पहले 3 पेपर हुए हैं आपके 2022 के अंदर, तो उनमें बिजनेस फाइनेंस से कौन कौन से क्वेश्चन उठ के हैं उनको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो वो देखते हैं कि जो अपना लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन था, दैट मींस कि जो आईबी का आखिरी क्वेश्चन था जो होमवर्क के लिए दिया था, वो क्या है। क्वेश्चन ये था, बोलते इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड, इनमें से कौन से एंट्री मोड के अंदर इनटू द फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर द हाईएस्ट। ऐसा कौन सा एंट्री मोड है? देखो हम लोगों ने पढ़ा था एंट्री मोड बेसिकली हमारे पास में 3 तरह के थे। एक था आपका कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड, एक था आपका कॉन्टेक्चुअल मोड, और एक था कौन सा आपका, एक था इन्वेस्टमेंट मोड। तो मैंने आपको बताया था अगर रिस्क की बात करते हैं, रिस्क तो यहां पे सबसे कम होता है, यहां पे मॉडरेट है, और यहां पे रिस्क सबसे क्या होता है, हाई होता है। वही अगर मैं बात करूंगा किसका, रिटर्न का, तो ट्रेड रिलेटेड मोड से अगर आप एंट्री करते हो तो यहां पे रिटर्न जो है वो क्या रहेगी, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या रहेगा, कम रहेगा। रिस्क मॉडरेट है तो रिटर्न भी क्या रहेगा, मॉडरेट। और अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न के प्रोस्पेक्ट जो है वो भी क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एंट्री मोड है फॉरेन मार्केट में एंटर करने का, ऐसा कौन सा एंट्री मोड है जहां पे रिस्क और प्रॉफिट जो है वो क्या, दोनों क्या है, हाईएस्ट है। तो वो है जी कौन सा आपका, वो है आपका डायरेक्ट, बोलो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोले तो इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर आता है आपका एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वो मोड है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपका रिस्क और जो प्रॉफिट है वो दोनों पोटेंशियल जो है वो क्या है, आपके हाई है। ओके जी, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो 22 का जो है वो आंसर आपका आ रहा है क्या, 3rd। ओके जी सर, चलो अब हम लोग जो है वो करेंगे हमारा आज का बिजनेस फाइनेंस की। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिजनेस फाइनेंस 2022 के अंदर जो अपना 3 पेपर हुए थे, ठीक है, उन तीनों के तीनों पेपर के अंदर फाइनेंस के जो भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर का, इट प्लेट्स डेट फाइनेंसिंग इनिशियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसके अंदर डेट फाइनेंसिंग की वजह से, मतलब जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की सबसे पहली जो असम्पशन होती है वो ये है कि देयर आर 2 सोर्सेस, 2 जो है वो क्या है, सोर्सेज है। एक तो रहेगा आपका डेट और एक रहेगा क्या, इक्विटी। ओके, आप इन दो सोर्सेज को ही लेके चलोगे, ठीक है ना जी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर की ऐसी कौन सी अप्रोच है जो ये बोलते हैं कि शुरुआत में जब आप डेट को लेके आते हो तो डेट की वजह से शुरुआत के अंदर आपका वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाउएवर जबकि अगर आप डेट का पोर्शन बहुत ज्यादा क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, एक्सेस डेट फाइनेंसिंग बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फर्म। और एक लेवल के बाद अगर आप डेट के पोर्शन को लगातार क्या करोगे, बढ़ाते चलोगे, तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि डेट की वजह से जो है डेट का सीधा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है किसके ऊपर, कॉस्ट पे। किस पे पड़ता है, कॉस्ट। तो हम ये बोलते हैं ना कि जब जैसे हम डेट के पोर्शन को बढ़ाएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और जब ओवरऑल कॉस्ट आपका कम होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सी ऐसी अप्रोच है जो ये बोलते हैं कि एक लेवल तक ही डेट का यूज जो है वो अपने लिए सही रहता है, उसके बाद में अगर आप एक्सेस डेट लोगे तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, जिससे आपका वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाएगा। यहां पे इसने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ा घुमा दिया। घुमाया कैसे, वो ये बोल रहे हैं यहां पे उसने जो रिलेशन मेंटेन किया, रिलेशन होता है किसका, कॉस्ट का और वैल्यू का। यहां पे इसने रिलेशन किससे मेंटेन किया, डिग्री ऑफ लीवरेज से, सीधा डिग्री ऑफ लीवरेज का और वैल्यू का। तो आप समझ रहे हैं डिग्री ऑफ लीवरेज की वजह से जो है वो ओवरऑल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर कॉस्ट की वजह से जो है वो वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप बहुत समझदार हो, आप इसमें इजीली आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो वो कौन सा अप्रोच है, वो है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलते हैं कि जब आप जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को क्या करोगे, डेट के पोर्शन को इंक्रीज करोगे, तो फर्स्ट जो आपकी स्टेज है वहां तक दोनों के दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे, मतलब के ई और के डी दोनों कांस्टेंट है। तो उससे क्या होगा, आपको चीपर डेट का बेनिफिट मिलेगा। डेट मींस कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कम होगी। फिर एक लेवल के बाद में जो है वो क्या होगा, एक लेवल के बाद में जब आप डेट के पोर्शन को और बढ़ाओगे, बोल तो डिग्री ऑफ लीवरेज और इंक्रीज करोगे, तो उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले अपनी जो है वो
रेट को क्या करेंगे, बढ़वाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपको चीपर डेट का बेनिफिट मिला था वो ऑफसेट हो जाएगा एक्सेस पेमेंट करने में, किसको, इक्विटी वाले को। और एक लेवल के बाद अगर आप और भी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट के पोर्शन को बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ डेट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज। एक तरफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ रहा है, एक तरफ कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे जो है वो क्या, वो कौन सा अप्रोच है, वो है जी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा, ट्रेडिशनल, जो ये बोलता है कि एक लेवल तक अपने को डेट का यूज करना चाहिए, एक लेवल के बाद में जो है अगर आप डेट के पोर्शन को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो फिर क्या होने वाला है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाएगा। और आइडियल जो स्टेज है वो कौन सा है, वो है जी आपका सेकंड। जो सेकंड स्टेज है वो आपके लिए क्या होती है, आइडियल स्टेज होती है। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। पोर्टफोलियो जो अप्रोच होती है क्या करने की, इन्वेस्टिंग करने की, इस प्राइमरी फोकस, उसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है। देखो पोर्टफोलियो आप बनाते हो, हम ऐसा बोलते हैं डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। दैट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब कभी भी आपके पास मान लो 1 CR पड़ा है, ठीक है, अब 1 CR को अगर आप जो है मतलब 1 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है, उसको अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि आप एक ही जगह पे मत लगाना। जैसे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े होते और आपने वो सारा का सारा पैसा अडानी एंटरप्राइज के अंदर लगा दिया होता तो आज आपकी लंका लग चुकी होती है या नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है या नहीं है। देखो अगर सारा 1 करोड़ रुपया अगर अडानी में पड़ा है और मार्केट कितना ड्रास्टिक अभी चेंज हुआ है, देखा आपने कितना गिरा, बैंक निफ्टी जो है वो 2 दिनों के अंदर लगभग 2200 पॉइंट से गिर गया। हम तो करते हैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं तो हमने देखा, और निफ्टी की अगर आप बात करें तो भाई 3 से 4.5% का जो है वो क्या हो गया, उसमें डिक्लाइन मार गया वो। अब सोचो आपका इन्वेस्टमेंट एक ही दिन के अंदर अगर 4% से अगर आपकी टूट रही है, ठीक है, और अगर सारा पैसा आपका उसमें होता अडानी में तो वो 18% से जो है वो शेयर आपका क्या हो गया, डाउन हो गया और लोअर सर्किट भी लग गया, तो क्या ही हुआ आपकी इन्वेस्टमेंट का, समझ रहे हो जी। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो अप्रोच जो है उसका मेन फोकस क्या होता है, पोर्टफोलियो अप्रोच का जो मेन फोकस होता है वो होता है रिस्क को ऑप्टिमाइज करना। बहुत सारे लोग इसका जो पता है क्वेश्चन आंसर क्या करके आएंगे, डाइवर्सिफिकेशन, अक्सर लोग ये करेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा क्लैरिटी कर देता हूं भाई। पोर्टफोलियो अप्रोच के अंदर आप करते क्या हो, पोर्टफोलियो अप्रोच में हम डाइवर्सिफाई करते हैं, सारा पैसा एक ही सिक्योरिटी में लगा के हम अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। तो पोर्टफोलियो अप्रोच में करते क्या है, तो हम उसमें करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बट मेन एसेंस क्या होती है पोर्टफोलियो बनाने के पीछे, मेन जो आपका एसेंस है, मेन जो आपका सार है वो क्या होता है सर, वो हमारा होता है क्या, रिस्क मैनेजमेंट। हम रिस्क को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि सारा पैसा एक ही जगह लगा दे और वो अगर एक कंपनी डूब गई हमारा सब पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, तो पोर्टफोलियो अप्रोच जो है इन्वेस्टिंग का, उसका मेन फोकस जो वो होता है किसके ऊपर, वो होता है आपके रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। तो आंसर जो है सेकंड का वो क्या आएगा, 4। चलो जी थर्ड क्वेश्चन, Which among the following information, आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, it shall be disclosed by all the public issue of the share irrespective of the issue प्राइस। तो बोलता है जब कभी भी कोई भी कंपनी जो है वो पब्लिक इशू कर निकालने की सोच रही है तो उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर शो करनी पड़ती है या पब्लिक के आगे डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले तो जो है बताना पड़ेगा आपकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है, यस, ईपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना पड़ता है, सर वो तो इंटरनल मैटर है, डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं, अपने को बताना होता है अर्निंग क्या है। अब आगे अर्निंग का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो शेयर होल्डर होता है उसका मेन कंसर्न अर्निंग्स होता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे मिल क्या रहा है। और शेयर होल्डर कभी भी जो है वो रिकरिंग नेचर की इनकम के लिए पैसा नहीं लगाता, शेयर होल्डर हमेशा ये सोचता है कि मेरी कैपिटल एप्रिशिएट होनी चाहिए। जो डिवेंचर पर पैसा लगाते हैं उनकी सोच ये होती है कि हमको रिकरिंग रूटीन नेचर से जो है इनकम मिलते रहे। ओके, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिखाते हैं। ओके, प्री इशू पी रेशियो, जब पी रेशियो तो जो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो होता है क्या वो शो करते हैं, बिल्कुल उसी से तो आपका रेट जो है वो क्या होता है, एमपीएस डिसाइड होता है। एवरेज रिटर्न पिछले 3 सालों की जो है वो एवरेज रिटर्न दिखाया जाएगा, यस दिखाते हैं। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है वो दिखाते हैं, जो बैलेंस शीट शो कर रही है, यस ये भी दिखाते हैं। ये चारों चीज जो है वो हम लोग प्रोस्पेक्टस में क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। तो थर्ड का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सेकंड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है एमएम हाइपोथेसिस ऑफ द इररेलेवेंस। देखो डिविडेंड की जो है वो 2 तरह की अप्रोच है, एक है आपका डिविडेंड रेलेवेंट अप्रोच, एक है इररेलेवेंट। रेलेवेंट के अंदर कौन कौन सा आएगा, रेलेवेंट में आती है आपके वोल्टर एंड गॉर्डन, जो ये बोलते हैं कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड डिक्लेरेशन करने का कंपनी के मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है। और जो इररेलेवेंट मॉडल है उसके अंदर आता है आपका कौन सा, एक तो आएगा आपका ये क्या बोलते हैं एमएम मॉडल हो गया और एक रेसिडुअल थ्योरी हो गया। और ये बोलते हैं कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड का डिक्लेरेशन करने का कंपनी के मार्केट वैल्यू पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये बोलता है बोले एमएम थ्योरी जो है, ठीक है, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड का, वो किन असम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो कौन कौन सी असम्पशन है, सबसे पहला बोलता है इन्वेस्टर आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस एंड डिविडेंड विद सर्टेनिटी। क्या ये उसमें होती है, यस। इन्वेस्टर जो है उसको क्या है, पूरे मार्केट की नॉलेज होती है, यस। दूसरा, फर्म हैज ए गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है, फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पहले से बता रखी होती है और उसको चेंज नहीं करना।
द ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन अर्निंग, जो भी फाइनेंसिंग है क्या वो सारा का सारा पैसा हम लोग उसको रिटेन अर्निंग से करेंगे, मतलब कंपनी को जो भी पैसा चाहिए कंपनी ओनली रिटेन अर्निंग यूज करेगी? नो, ये जो असम्पशन है ये किसका है? ये वोल्टर और गॉर्डन का है, तो ये इसमें नहीं आएगा। नो टैक्स रेट, बिल्कुल सही बात है, टैक्स रेट नहीं होता। एंड परफेक्ट कैपिटल मार्केट है इन विच ऑल द इन्वेस्टर रैशनल, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए बी डी ई, ए बी डी ई बोल तो थर्ड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी है, उसका 10% परपेचुअल डेट है, एक कंपनी है उसके अंदर 10% परपेचुअल डेट है, कितने के? 1 लाख रुपए के। टैक्स का रेट जो है वो कितना है? 35%, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूम डेट द डेट इज इशू एट 10% प्रीमियम। अब देखो दो तरह के डेट होते हैं, एक होता है आपका परपेचुअल और एक है आपका नॉन परपेचुअल, ठीक है, जो आपका रिडीमेबल होता है। ओके, तो एक तो जो परपेचुअल डेट होता है ये कौन सा होता है? इररिडीमेबल। ओके, जो मतलब कंपनी जीवन काल में अपना पेमेंट नहीं करेगी इसको, मतलब अगर कंपनी एक बार डेट इशू कर दिया तो कंपनी अपने जीवन काल में पेमेंट नहीं करेगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तभी इन डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलता है। ओके जी, अब इनकी कॉस्ट है वो कैसे हम निकालते हैं? तो परपेचुअल डेट की कॉस्ट निकालिए तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोफिट इनटू में 100, और आफ्टर टैक्स निकालनी हो, ये फॉर्मूला था बिफोर टैक्स का, और आफ्टर टैक्स निकालिए तो फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोफिट इनटू में 100। ओके, हमने कर लिया। यहां पे 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10% उनका क्या था? कूपन रेट था। ये 10% जो होता है ना, दिस इज नोन एज द कूपन रेट। क्या बोलते हैं इनको? कूपन रेट। ओके जी, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो ब्याज तो बना कितना? 10,000 इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट क्या है? 35%, तो 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 लिख लू। अगर ये 35% है, अब मैं तुम्हें क्या करवा रहा हूं यार, इसको 35/100 करते हैं तो ये आ जाएगा कितना? 0.35। सर ये हम बच्चे नहीं है, मेरी नजर में तो बच्चे ही हो तुम, ठीक है ना जी। चलो ये आगे मैंने लिख दिया 0.35 अपॉन में नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया तो आपको अल्टीमेटली कितना पैसा मिला? तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर आपने 10% प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो नेट प्रोसीड कितना हो गया? 1,10,000 इंटू में 100 करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 10,000 इंटू में 0.65 बोल तो 6500 अपॉन में 1,10,000 इंटू में 100 करोगे तो आंसर आएगा 5.91 बोल तो सेकेंड। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है जी द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, एक कंपनी की इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी थी। ईबीआईटी बता रखे कितना? 35 लाख का। ये टी का मतलब जो है वो रुपीज है, ठीक है ना। ईबीआईटी 35 लाख का। ओके, 15% टर्म लोन दे रखा है आपको कितना? 50 लाख का। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जो है वो दे रखा है आपको कितना? 30 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लोन आपने ले रखा था, और कितने पे? 20% के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपकी 10 लाख की। पब्लिक डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट कर रखा है 14% पे कितना? 15 लाख का। इनके बेस पर आपको जो है वो निकालनी है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है किसका? कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बोलो सर। सिंपल था फॉर्मूला था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है सर ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट चार्जेस, जो भी आपका टोटल बन रहा है। तो ईबीआईटी कितना दे रखा है? 35 लाख। तो ऊपर तो लिखे मैंने कितना? 35 लाख। अपॉन में क्या आएगा? इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? एक बार बताओ, ये जो टर्म लोन है क्या इस पे ब्याज जाएगा? हाँ जी। 50 लाख पे 15%, यस। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है क्या इस पे ब्याज जाएगा? हाँ जी। तो ये आ गया 30 लाख का 20% कितना? 6 लाख, यस। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस पे ब्याज जाएगा? सर ब्याज नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा डिविडेंड, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। और पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करेंगे क्या उसके ऊपर ब्याज जाएगा? यस, पब्लिक डिपॉजिट पे भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 15 लाख का 14%, मैंने ये निकाल लिया। लो तुमको बहुत इजी कर दिया। 15% टर्म लोन दे, 50 लाख का 15%, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन था 20% पे, 30 लाख का 20%, और पब्लिक डिपॉजिट था 14% पे, 15 लाख का 14%। तीनों को निकाल लिया। ये आ गया 7.5 लाख, ये आ गया 6 और ये आ गया 2.1। तीनों को जोड़ दिया कितना गया? 15.6%। फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या? सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन में इंटरेस्ट चार्जेस। खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन आया बताओ। तो ये आ गया 35 लाख अपॉन में 15.6 बोले तो 2.24। ये आपका जो है वो क्या आ गया? रेशियो आ गया। ओके। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है वैसे मुझे बोलना, ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? सर ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि इंटरेस्ट चार्जेस पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास जो है 2.24 टाइम पैसा जो है वो पड़ा, ये टाइम्स के अंदर आता है। अच्छा एक छोटी सी बात हो, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देता हूं आपके लिए। अगर मान लो ये तो एक ये है ए कंपनी का, ओके, ए कंपनी का 2.24 आ गया। अब मान लो अगर कोई बी कंपनी होती और बी कंपनी का यही रेशियो जो है वो होता मान लो 5, बताओ कौन सी कंपनी अच्छी? बोलो कौन सी कंपनी अच्छी? सर ए कंपनी है उसका तो है 2.24, ओके। बी कंपनी का है 5 टाइम्स, ओके। तो एक कंपनी है जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है 2.24 मान लो 2.5%, और एक कंपनी जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है 5%, 5 टाइम्स। कौन सी अच्छी? सर किसी मतलब ऐसे नादान से बच्चे से भी पूछो, हम तो बहुत समझदार हैं सर, किसी नादान से बच्चे से भी पूछोगे ना वो भी बता देगा। जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा वो कंपनी बेटर है या नहीं है?
कैसे, ऐसा क्यों, बताओ तो एक बार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर आप एक बात समझो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए आपके पास में कितना अर्निंग पड़ा है। अब जितना अर्निंग जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना अर्निंग ज्यादा होगा उतना हम सिक्योर्ड रहेंगे कि हमको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। समझदार हो गए यार तुम तो, सर आपसे जो पढ़े लो जी, मेरा प्रमोशन भी कर दिया मैंने। तो ये चीज होती है, जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या रहेगा, हाई रहेगा, वो कंपनी का पोजीशन जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, बेस्ट पोजीशन होती है। ओके जी, चलो जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया आपका यहां पे, तो ये मैंने निकाल दिया, आंसर आ गया 2.24 थर्ड। चलो मेरे भाई आगे, एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जहां पे फॉर्म फाइनेंस करते हैं पार्ट ऑफ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल को विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। देखो अक्सर ऐसा होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है और एक कौन सा, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल करना चाहिए शॉर्ट टर्म से। लेकिन ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर परमानेंट वर्किंग कैपिटल को जो है वो फाइनेंस करते हो कहां से, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, तो वो होती है कौन सा, अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो, आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल को जो है फाइनेंस करोगे कहां से, आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। तो आंसर जो आएगा 7th का वो क्या बनेगा, थर्ड। चलो जी, 7th के बाद 8th बोलते हैं एक्सपोर्ट सेल। आपने जो है स्पोर्ट का मतलब है टुडे, आपने आज जो है वो क्या कर दिया, एक करेंसी भेजा, करेंसी का मतलब फॉरेक्स हो या फॉरेन एक्सचेंज जो है आज की डेट में आपने क्या कर दिया, बेच दिया, तो स्पोर्ट सेल कर दिया करेंसी का कंबाइंड विद फॉरवर्ड रीपर्चेज, और साथ में एक और आपने जो है वो ट्रेड ले लिया जिसके अंदर आप बोले कि फ्यूचर में क्या करेंगे उसको, रीपर्चेज। जैसे आज आपने जो है कोई एक डॉलर था और आपने आज जो है यूएस डॉलर को जो है वो क्या कर दिया, ऑन स्पॉट तो सेल कर दिया, और आपने जो है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिया जिसके अंदर आप बोले कि हम फ्यूचर में इसी डॉलर को दोबारा क्या करेंगे, रीबाय करेंगे ऑफ द सेम करेंसी, उसको क्या बोलते हैं, तो ये है आपका स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, स्वैप। तो आंसर जो है वो क्या, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, या इसको करेंसी स्वैप भी बोला जाता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। अब ये स्वैप रेट, फॉरवर्ड, स्पॉट रेट, इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां पे ये बोला, ये यहां पे मैकेनिज्म पूछा गया ये क्या है, तो इसको बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की अजम्पशन, इनमें से कौन सी की अजम्पशन है किसका, गोल्डन डिविडेंड मॉडल का। तो गोल्डन मॉडल जो है आपका, उसकी कौन कौन सी की अजम्पशन है आपको ये बतानी है। पहला, गोल्डन मॉडल की अजम्पशन कौन सी होती है, पहला के इज ग्रेटर देन जी, जी का मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ कैसे निकलता है, बी इंटू आर, यस ये भी अजम्पशन होती है। दूसरा, आर और के आपके चेंजिंग होते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, आर और जो के है कोस्ट ऑफ इक्विटी, और जो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, चेंजिंग नहीं है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो ये नहीं आएगा। दूसरा, फर्म इज नॉट ऑल इक्विटी, सर क्या बात कर रहे हो, फर्म ऑल इक्विटी होनी चाहिए, ये भी नहीं आएगा। फर्म एज परपेचुअल लाइफ, फर्म की जो है वो क्या अनलिमिटेड पीरियड तक फर्म चलती रहेगी, यस। एंड द रिटेंशन रेशियो एक बार जो डिसाइड हो गया वही क्या कांस्टेंट रहेगा, जी बिल्कुल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए डी एंड ई, ए डी ई खड़ा गया, ये रहा 9th का फर्स्ट। चलो जी 10th, आपको टाइप ऑफ एक्सपोजर दे रखे हैं अपनी जो बुक है, बुक के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था वहां पे आपको दे रखा था टाइप ऑफ एक्सपोजर से, 3 तरह के एक्सपोजर था, एक था इकोनॉमिक, एक था ट्रांसलेशन, और एक है कौन सा, ट्रांजैक्शन। इसके अलावा एक और दे दिया यहाँ पे कौन सा, ऑपरेटिंग। कोई खास बात नहीं, अगर 3 पता है तो एक का तो कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन कौन से एक्सपोजर होते हैं, देखो इकोनॉमिक एक्सपोजर कौन सा है, सर फ्यूचर के अंदर मेरी एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंज होने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर कौन सा, ये पोटेंशियल चेंजेस इन ऑल द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द फर्म दैट रिजल्ट फ्रॉम द अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द एक्सचेंज रेट। सर ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर कौन सा होता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बताओ सर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर का मतलब है जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके लिए आएगा सबसे पहले कौन सा, ट्रांसलेशन। तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको जब आप बुक्स के अंदर क्या करो, रिकॉर्ड करें, तो वहां पे जो एक्सपोजर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसलेशन। इट इज व्हेन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान देना आइटम कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर स्टेटेड इन द फॉरेन करेंसी आर रीस्टेटेड इन द होम करेंसी ऑफ द एमएनसी, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांजैक्शन कौन सा होता है, जब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होती है उस टाइम पे जो आप एंट्री करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ट्रांजैक्शन। इट राइज व्हेन ए फर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन आर एक्सपोज्ड टू अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द फॉरेन रेट। और ऑपरेटिंग एक्सपोजर कौन सा होता है, जिसके अंदर आपकी कंपनी के रियल एसेट जो है उनमें क्या होता है, कोई चेंजेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। व्हेन ए फर्म रियल एसेट्स आर एक्सपोज्ड टू अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द एक्सचेंज रेट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग। 3 तरह के एक्सपोजर थे, सबसे पहला था आपका ट्रांसलेशन, उसके बाद में था ट्रांजैक्शन, और एक उसके बाद में जो है वो था आपका कौन सा, आपका बोलो सर, उसके बाद में हमारा था इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है ना, ये हमने तीनों पढ़ लिया। चलो जी आगे बढ़ते। अच्छा इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट, एक मिनट, सेकंड, सॉरी सेकंड, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ जीडीआर। जीडीआर बोलते हो
ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, भाई चाहे जीडीआर हो चाहे एडीआर हो, दोनों में अगर एडीआर का आ गया तो भी आप समझ जाना एडीआर या जीडीआर। पहली बात तो क्या है ये एडीआर या जीडीआर, आपको मालूम ही वैसे तो अगर कोई कंपनी है उसने अगर इक्विटी, अगर मान लो यहां इंडिया से, इंडिया की कोई कंपनी है, अगर इंडिया की कंपनी ने इंडिया से इक्विटी के तौर पर कोई पैसा जो है वो क्या करना है, इकट्ठा करना है, तो इंडियन कंपनी इशू करेगी शेयर्स को, इक्विटी शेयर को इशू करेगा। इंडियन कंपनी है जैसे मान लो टाटा है, और टाटा ने जो है वो अमेरिका से अगर इक्विटी के तौर पर पैसा इकट्ठा करना है तो टाटा जो है वो अमेरिका में इशू करेगी एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा ही टाटा कंपनी और टाटा कंपनी ने जो है वो अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री से जो है वो किसी और कंट्री में इक्विटी इशू करके और पैसा रेज करना है तो वो इशू करेगी जीडीआर को। तो जब कभी भी होम कंट्री की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए इंडियन कोई भी कंपनी, रिलायंस लो, अडानी, सर अडानी मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है नहीं लेते, रिलायंस ले लीजिए या फिर आपका टाटा हो गई है या इन्फोसिस हो गई है, अगर इनको विदेशों से अगर इक्विटी के तौर पे पैसा रेज करना होता है तो ये लोग इशू करते हैं एडीआर जीडीआर को। ओके, तो उसका एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस रहता है। अब वो सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले अगर ये एडीआर को इशू करना चाहते हैं ना, तो ये लोग जो है वो क्या करते हैं, ये लोग सबसे पहले जो है जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे, जैसे सेबी के पास में रजिस्टर्ड करेंगे तो बोले ए। उसके बाद में फिर ये लोग जो है वो क्या करेंगे, जब ये हो गया, मान लो आपने जो है वो क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में अब आप लोग जो है वो क्या करेंगे, फिर वहां से अप्रूवल लेंगे, ठीक है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेंगे, बोल तो सी। अप्रूवल लेने के बाद में अब आप लोग जो है वो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे एंड द वेस्टिंग द शेयर विद द कस्टोडियन। तो आप अपॉइंटमेंट करोगे अपने कस्टोडियन का, जिसके पास में आप इक्विटी शेयर क्या करोगे, इशू करोगे, और उसके बदले में डिपॉजिट रिसीट्स को क्या करवाओगे, इशू करवाओगे, ठीक है। तो आपके जो भी जितने भी इक्विटी शेयर थे वो सारे के सारे कस्टोडियन अपने पास में क्या कर लेगा, रख लेगा, और उनके बदले में जो है वो डिपॉजिट रिसीट्स जो है वो उस फॉरेन कंट्री में क्या कर देगा, इशू कर देगा। तो फिर क्या आएगा बी। इसके बाद में अब आप क्या करोगे, अब ये हो गया, अब आप जीडीआर को अलॉट करोगे, बोल तो ई, और अलॉट करने के बाद आप उस जीडीआर की जो है वो क्या करवा लोगे, लिस्टिंग करवा लोगे, बोलो तो डी। चाहे एडीआर हो चाहे जीडीआर हो, दोनों के अंदर सेम मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, फॉलो होता है। तो सबसे पहले जब भी आप सोच रहे हो विदेश में जाके और डिपॉजिटरी रिसीट इशू करने का, तो सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर एक कस्टोडियन ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैंने इंडिया का कोई बैंक ढूंढ लिया, फिर वो वहां के बाहर के, मैंने एग्जांपल दिया ना मॉर्गन स्टैनले वाला, तो वहां फिर विदेश के एक बैंक में क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक कस्टोडियन ढूंढना पड़ेगा, वहां पे सारे शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और फिर वो क्या करेगा, वो आपको बदले में जो है वो क्या कर देगा, उसके बदले में सिक्योरिटीज एडीआर या जीडीआर दे देगा, और उनको फिर उस मार्केट में इशू करवाना है, फिर मार्केट में इशू करवा के उसको लास्ट में लिस्ट करवाना है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो आंसर जो है 11th का वो क्या बनेगा, थर्ड। 12th, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक है असर्शन और एक है रीजनिंग। पहला बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड विद इन डेट कैपेसिटी। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि कितना पोर्शन आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का होना चाहिए और कितना पोर्शन इक्विटी का होना चाहिए, तो बोलता है ये डिटरमाइन होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ द डेट कैपेसिटी। ध्यान देना, बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे विद इन डेट कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी एंड इट शुड नॉट बी एक्सीडेड, और ये जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपने पहले सोच लिया, आपकी जो डेट कैपेसिटी थी उसी डेट कैपेसिटी के अंदर रहते रहते आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करोगे, आप बनाओगे, ठीक है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिसाइड करोगे, और डेट कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, असर्शन एकदम क्या ओके, क्योंकि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी डेट कैपेसिटी कितनी है, उसी के बेस पर हम लोग डेट रेज करते हैं, ठीक है जी। फिर रीजन बोल रहे हैं डेट कैपेसिटी जो है कंपनी की वो डिपेंड करती है। अब कंपनी की डेट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो बोलते हैं कंपनी की डेट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ टू जनरेट कैश फ्लो। अब जितना अगर आप एबल हो, जितना ज्यादा आपके अंदर एबिलिटी है कैश फ्लो उसको जनरेट करने का, तो उतना ज्यादा डेट आप उठा सकते हो। इट शुड जनरेट कैश एनफ टू पे द लेंडर फिक्स चार्जेस एंड द प्रिंसिपल सम। आप कम से कम इतना कैश जो आप जनरेट करो कि आप लेंडर की जो है वो इजिली उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर पाओ, और उसका जो भी आपने फिक्स पेमेंट करनी है वो भी आप कर पाओ। तो ये बात भी एकदम क्या है, सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? मैंने यहां पे लिखा आपके लिए, क्या बात यहां पे ऊपर जो है बात किसकी कर रहे हैं, रिस्क का। क्योंकि देखो यार क्या बोल रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी आप डिटरमाइन करेंगे तो अपनी डेट कैपेसिटी को ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रख के ही करना जी। बात करें रिस्क का, और नीचे जो है वो क्या दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, नीचे बात करें डेट कैपेसिटी का। ये बोलते हैं कि डेट कैपेसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एबिलिटी के ऊपर टू जनरेट द कैश फ्लो। तो बातें दोनों करेक्ट की गई है, लेकिन रीजनिंग जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे अगर बोलता है, अगर ऊपर जैसे बोले ना कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करे विद इन द डेट कैपेसिटी, और नीचे बोलता है बिकॉज एक्सेस डेट कैपेसिटी इज रिस्की, रिस्की बात करता, तो आंसर जो है वो क्या होता, दोनों बातें सही और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो आंसर जो बनेगा 12 का वो क्या बनेगा, सेकंड। बोथ असर्शन रीजनिंग क्या है, करेक्ट है, बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो भाई नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द करेंसी ऑप्शन। जब भी आप करेंसी ऑप्शन की बात करते हो तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी करेंसी ऑप्शन के प्राइस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। स्पॉट एक्सचेंज रेट, जो आज का रेट है वो तो करता है, यस करता है। एक्सरसाइज रेट, जिसके ऊपर ऑप्शन क्या एग्जीक्यूट होगा वो करेगा, यस। फॉरेन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये करता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि इसी के बेस पर जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके बेस पर आपका जो है वो क्या बनता है, रिस्क एडजस्टेड रेट बनता है, यस। डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड रेट, डोमेस्टिक नहीं सर, ये नहीं करता क्योंकि ये फॉरेन वाला होना चाहिए। एंड टाइम टू एक्सपायरेशन, ये करता है क्या, यस। कितने दिनों का ऑप्शन है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ऑप्शन दूर होगा उतना उसका प्राइस है वो क्या रहेगा, ज्यादा, और जब ऑप्शन का एक्सपायरी नजदीक आ जाएगा तो उतना उसका रेट क्या होता रहेगा, कम, क्योंकि टाइम डीके हो जाएगा। तो ये भी करता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी एंड ई। ए बी सी ई बोले तो 13th का आएगा थर्ड। 14th, एक प्रोजेक्ट है, इट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट 56,125 रुपए, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और साल्वेज वैल्यू का 3,000 रुपए। मतलब 5 साल तक वो प्रोजेक्ट को आप चलाओगे और 5 साल के बाद में ये 56,125 की एसेट जो आपकी बिक जाएगी 3,000 रुपए में। एनुअल एस्टिमेटेड इनकम जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स जो है वो ये होने वाला है। 5 साल की इनकम बता रखे 33,75, 53,75, 73,75, 93,75 एंड 11,375। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको इसके बेस बताना है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल अर्निंग अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर, इसको निकालने के लिए इन पांचों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 5 करेंगे, वो आ जाएगा आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब एक बात आपने नोटिस करी है, इसको थोड़ा जल्दी सोल्व करना। देखो बहुत सारे बच्चे इसको देखते छोड़ देंगे, अक्सर ऐसा होता है, क्वेश्चन को देखेंगे यार इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखो पांचों सालों में 375 375 375 375 375 दे रखा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये तो आपके एवरेज आ गया। तो एवरेज आ गया कितना, 375। अब बाकी जो आपका ग्रोस वैल्यू है, बोलो यहां फर्स्ट में 3,000, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11, इसको आप जोड़ लो। तो 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9 सर 11 और 9 हो गया 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32 और 3 बोलो 35, 35 डिवाइड में क्या करूंगा 5 करूंगा तो आएगा 7,000। तो 7,375 मेरा जो है वो क्या आ जाएगा, शॉर्टेड कर सकते हो, 7,375 आपका क्या आ गया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हो, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है सर, आपने बता रखा है 1/2 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू और प्लस में साल्वेज वैल्यू। तो इनिशियल जो कॉस्ट है वो कितना था 56,125, साल्वेज वैल्यू कितना होगा 3,000, प्लस में साल्वेज वैल्यू 3,000। तो इसको 56,125 में 3,000 जाएगा तो कितना हो गया 53,125, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 26,562। 26,562 में 3,000 ऐड करूंगा तो आएगा 29,562। बस यहां पे पुट कर दो, तो ये आ गया 73,75 अपॉन में 29,562 इंटू में 100 करोगे तो 24.95, ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला बस ध्यान रखो, फॉर्मूला अगर पता है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देख लीजिए और उसका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रीअरेंज करो द स्टेप फॉलो इन इवैल्यूएट एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ड्यूरिंग द एनपीवी मेथड। जो आपका एनपीवी मेथड है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो होता है, तो उसके अंदर आप कैसे कैसे जो है वो किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हो, तो उसके स्टेप देख के इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आप सबसे पहले आप यहां पे जो है वो क्या करते हो, सबसे पहला काम तो होता है जो कैश फ्लो उनको फोरकास्ट करेंगे जी। तो सबसे पहले तो आएगा आपका सी के बाद में कैश फ्लो को फोरकास्ट करने के बाद में अब आप लोग जो है वो क्या करोगे, आप यहां पे जो कैश फ्लो है उनको डिस्काउंट करोगे, तो उसके लिए आपको पास में डिस्काउंट रेट होना चाहिए, यस। फिर आएगा बी, डिस्काउंट रेट है आपके पास, उसको डिस्काउंट के लिए डिस्काउंटिंग करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना डिस्काउंट रेट से, तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। ये जो कैश फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो फिर आएगा ए, और जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ गया उसके बेस पर अब आप जो है वो क्या करोगे, कंप्यूट करोगे एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ई। और आखिरी में क्या करोगे, रैंक करोगे प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द एनपीवी, बोले तो डी। तो आंसर जो बनेगा 15 का वो क्या बनेगा, थर्ड। सिंपल द क्वेश्चन है। चलो 16, which one of the following is a method of converting non-productive inactive asset by selling receivable to a company जो स्पेशलाइज है in their collection and administration। ऐसे कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम लोग अपने जो नॉन प्रोडक्टिव या इनएक्टिव एसेट होती है, जिनको एनवी होते हैं, एनवीए भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन वैल्यू एडिशन एसेट से होती है, ठीक है, एनवीए एसेट जो है, तो इनमें से कौन सा मेथड है जो क्या करता है, एनवीए को या आपकी जो नॉन प्रोडक्टिव या इनएक्टिव जो एसेट्स होती है उनको जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसके अंदर, उनको कन्वर्ट करता है इनटू कैश बाय, कैसे, बाय सेलिंग द रिसीवेबल, डेटर्स को बेच के। आप डेटर को क्या करते हो, बेचते हो किसी कंपनी को जो इस काम में स्पेशलाइज होती है। तो वो कौन सी ऐसी मेथड है जो ये सब काम करता है, तो वो होता है आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के अंदर एक पार्टी देगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टर। आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज या अपने जितने भी डेटर्स है वो फैक्टर को दे दोगे, फिर फैक्टर कलेक्शन करके आपको जो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो ये 15 का जो है वो आंसर आएगा क्या, 4।
16 विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द एमएम हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सी अजम्पशन है जो किसकी है, एमएम हाइपोथेसिस का, इन स्टेटिंग इररिलेवेंसी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आपका जो एमएम हाइपोथेसिस एक तो डिविडेंड में पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपका एमएम हाइपोथेसिस है तो उसकी कौन कौन सी अजम्पशन है वो बताना। सबसे पहला, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है क्या? यस होती है। हेटेरोजेनियस रिस्क क्लास होता है? नहीं सर, होमोजेनियस होता है, ये गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, बिल्कुल ठीक बात है। फिर फुल डिविडेंड पे आउट होता है, 100% डीपी रेशियो होता है, यस। एंड सेम एक्सपेक्टेशन होता है फर्म ईबीआईटी का विद टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब ईबीआईटी आपका जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी डी ई बोले तो सेकंड। आगे, इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, बोलता है अगर हम जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट वुड बी प्रेफर इफ इट ऑफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बताओ, मतलब आपके पास में जो है वो ऑप्शन है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चा हर बार जो है ये बच्चा गलत करके आता है, ध्यान दो। आपके पास एक ऑप्शन है, आपने कहीं कुछ ना इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप कर दो कहां पे, डोमेस्टिक इक्विटी में, इंडिया की कंपनीज में पैसा लगा दो, इंडियन कंपनी के शेयर बाय कर लो, या फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो आप, एप्पल के या फिर अमेजोन के इनके शेयर को बाय कर लो। ओके, अब ये बोलता है अगर हम लोग जो है डोमेस्टिक के बजाय जो है वो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे, किस सिचुएशन में, बताओ किस सिचुएशन में आप जो है वो आप डोमेस्टिक को छोड़कर फॉरेन में जाओगे। सर अगर हमारे यहां पे हमको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तभी तो हम बाहर जाएंगे। अगर मेरे देश के अंदर ही मेरे को अच्छी रिटर्न मिल रही है तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा, है या नहीं है? आपका मेन एम क्या होता है, इन्वेस्टर का मेन एम क्या है कि रिस्क भी क्या रहे, थोड़ा कम रहे, और मेरी जो रिटर्न है वो क्या रहे, थोड़ी ज्यादा हो। तो लेकिन अगर मान लो आपके डोमेस्टिकली अगर आपको जो है वो रिटर्न नहीं मिल रही है तो ही तो आप बाहर जाओगे, यस। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सेकंड। जब आपके लोअर डिविडेंड यील्ड है एंड लोअर रेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब जब आप किस ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आप डोमेस्टिक को छोड़ के फॉरेन में जा रहे हो। ध्यान दो, यहां पे बच्चा हर बार गलती करता है। बच्चा क्या सोचता है कि हम लोग कब प्रेफर करेंगे, जब हाईयर डिविडेंड यील्ड हो। बच्चा हमेशा ए करके आएगा, फर्स्ट करके आएगा इसका। लेकिन मेरे भाई समझो क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आप डोमेस्टिक छोड़ के फॉरेन में चले जाओगे। तो वो सिचुएशन ये है जब अपने को अपनी कंट्री के अंदर जो है वो क्या, लोअर डिविडेंड यील्ड मिल रहा है और साथ में लोअर रेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो उस केस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं सर, इस केस के अंदर हम लोग जो है वो बाहर जाएंगे। ओके, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। लो, 18 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ लीज आपको दे रखी है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको बता रखा है। टाइप ऑफ लीज दे रखी है, लीवरेज लीज, डायरेक्ट लीज, वेट लीज, अपडेट लीज, और यहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके बेस पर आपको जो है वो बताना है इसका करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं जो है बताऊंगा किस बच्चे का गलत है किसका सही था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं बस यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, एक होता है वेट लीज और एक होता है ड्राई लीज। वेट लीज के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली ना एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, एयरक्राफ्ट वाले जो एयरक्राफ्ट किराए पे देने का काम करते हैं उनके लिए ये टर्म को डिनोट करते हैं। तो वेट लीज होता है जहां पे लेसर जो होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट का जो मालिक होता है वो एयरक्राफ्ट भी देगा और साथ में अपना जो है वो दल बल भी देगा। इसका मतलब जो है वो क्या हो गया कि अपना क्रू भी भेजेगा, ठीक है, अपने लोग भी भेजेगा, पायलट हो गया या कंडक्टर हो गया, वो सब भेजेगा, ठीक है ना। तो वेट लीज के अंदर बेसिकली क्या, जहां पे लेसर बोले तो ओनर ऑफ द एसेट प्रोवाइड करेगा एयरक्राफ्ट भी एंड क्रू टू लेसर इज रिस्पॉन्सिबल, और साथ में जो है लेसर ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ऑपरेशनल मेंटेनेंस ऑफ द फ्लाइट। इसको बोलते हैं वेट लीज। और एक होता है कौन सा, ड्राई, जिसके अंदर जो लेसर है वो क्या करेगा, सिर्फ एयरक्राफ्ट देगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इट इज एन अरेंजमेंट वेयर द लेसर ऑफर ओनली एन एयरक्राफ्ट विदाउट क्रू एंड द ग्राउंड स्टाफ, बिना क्रू के देगा, तो उसको बोलते हैं ड्राई लीज। ओके, अब ये है, देख लेना भाई, थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, बाकी अब आप लोग जो है मुझे यहाँ पे देख के बता देना। ये टाइप ऑफ लीज है, इनका डिस्क्रिप्शन है, आपस में मैचिंग करना है और मैचिंग करके फिर आपको ये सब बताना है। ओके, बोलो यस सर, ये है। चलो, ये हो गए आपके बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस को जल्दी से निपटा लीजिए। आप कल करेंगे एक नई सीरीज को स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये अकाउंट्स के बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। ओके जी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, और दूसरा कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, और अच्छे लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, हमको भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है। ओके, हाँ जी। और दूसरा मेन बात ये है कि अगर आप लोग जो है वो जून 2023 या दिसंबर 2023 के लिए एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग आप ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2, दोनों के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा किस तरीके की वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाते हैं हर यूनिट का। जैसे अब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करता हूं मैं, तो ये हमारा बुक है,
ठीक है। इस बुक के अंदर ये ओनली बिजनेस फाइनेंस का बुक है। अब इसके अंदर जो है हमने पूरे सिलेबस को जो है वो 11 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। तो ये 11 चैप्टर के आपको वीडियोस मिलेंगे, प्लस में किताबें मिलेंगी। इस तरीके से आपको सारी की सारी किताबें मिलेंगी A to Z। 10 सब्जेक्ट है पेपर 1 के तो 10 किताबें पेपर 1 की, 10 सब्जेक्ट है पेपर 2 के 10 किताबें पेपर 2 की, ये सब मिलेगा। प्लस में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, प्लस में रिवीजन वीडियोस मिलेगी, और साथ में ये है कि कंटेंट एकदम अप टू डेट मिलेगा। ओके जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।